नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और आदमखोर मछलियाँ। इंस्पेक्टर मनोज और आदमखोर मछलियाँ, लेखक आशीष चटर्जी, चित्र अजीत वसईकर। मधु विहार नाम की एक पॉश कॉलोनी की भव्य इमारत में कुख्यात स्मगलर जबर पटेल अपने आदमियों पर बरसता हुआ बोला, हमारा 5 करोड़ का सोना पकड़ लिया गया और तुम लोग कुछ भी ना कर सके। मुझे मेरा सोना हर हालत में वापस चाहिए, वरना तुम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। सुना तुम लोगों ने? बॉस, सुना है कल सोना राजनगर स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में ले जाया जाएगा। यही मौका है, इससे पहले कि सोना हेडक्वार्टर पहुंचे तुम लोग उसे उड़ा लो। ऐसा ही होगा बॉस, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त स्कीम है। तो फिर बताता क्यों नहीं? तब सफदर नाम का वह बदमाश अपनी स्कीम बताने लगा। सफदर की पूरी स्कीम सुनने के बाद जबर पटेल खुश होता हुआ बोला, बहुत अच्छे सफदर, हमें स्कीम पसंद आई। तुम लोग फौरन तैयारी शुरू कर दो। ओके बॉस। दूसरे दिन तस्करी का सोना पुलिस की कड़ी निगरानी और सुरक्षा प्रबंधों के बीच रतनपुर से राजनगर ले जाया जा रहा था। सबसे आगे एसपी श्रीकांत वर्मा की कार चल रही थी। अचानक एसपी वर्मा के ड्राइवर की नजर सामने सड़क पर औंधे पड़े एक आदमी पर पड़ी। वह कार रोकते हुए बोला, सर, सामने सड़क पर एक आदमी पड़ा है। सर, हुक्म हो तो मैं... नहीं, तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। इतना कहकर एसपी वर्मा अपना रिवॉल्वर संभालते हुए कार से नीचे उतरे और सड़क पर पड़े आदमी की ओर बढ़ गए। उस आदमी के निकट पहुंच एसपी वर्मा उसका मुआयना करने के लिए जैसे ही नीचे झुके, उस आदमी ने तेजी से पलटते हुए भरपूर घूंसा एसपी के जबड़े पर जमा दिया। ओह! फिर इससे पहले कि एसपी वर्मा संभल पाते, उस आदमी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। खबरदार, अगर हिले डुले तो गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तब तक उस पर पुलिस कर्मियों की बंदूकें तन चुकी थी, अतः वह गुर्राते हुए बोला, अपने आदमियों से कहो बंदूकें फेंक दे। हरगिज नहीं। तभी इंस्पेक्टर रैंक का एक अधिकारी उस बदमाश को ललकारते हुए बोला, तुम बच नहीं सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि एसपी साहब को छोड़ दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मेरे 3 गिनने तक अगर तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। तुम अपने आदमियों से कहो कि वे हथियार फेंक दे, वरना मैं एसपी को गोली मार दूंगा। उस आदमी की धमकी में छुपी निशंसता को भांपते ही इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को हथियार डाल देने का आदेश दिया। सिपाहियों के हथियार फेंकते ही वह आदमी गरजा, अब तुम सब 4 कदम पीछे जाओ और मुंह पीछे करके खड़े हो जाओ। इंस्पेक्टर और सिपाही आदेश का पालन करते हुए पीछे हटे और पलटकर खड़े हो गए। तभी एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ उस ओर आता नजर आया। थोड़ी ही देर बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड कर गया। हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही सफदर अपने एक साथी के साथ नीचे उतरा और पुलिस वैन में रखी सोने के बिस्कुटों से भरी 2 पेटियों को उठाकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद सफदर पेटियों सहित हेलीकॉप्टर में सवार हो अपने साथी के साथ उड़ गया। हेलीकॉप्टर के जाते ही वह बदमाश एसपी को धकेलते हुए कार के निकट ले गया और बोला, अब तुम मुझे यहाँ से सुरक्षित निकाल ले जाओगे। यू रास्कल! लेकिन वह आदमी एसपी के अपशब्द को नजरअंदाज करते हुए चीख कर बोला, मैं एसपी वर्मा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर किसी ने कोई गलत हरकत की या हमारा पीछा करने की कोशिश की तो एसपी जिंदा नहीं रहेगा। बदमाश धमकी दे एसपी को धकेलता हुआ उनकी कार में जा बैठा और रफू चक्कर हो गया। इंस्पेक्टर मनोज के चेहरे पर छाई कठोरता को देख हवलदार वीर बहादुर बोला, सर, आप नाहक परेशान हो रहे हैं। हमारे वायुसेना के खोजी हेलीकॉप्टर उस हेलीकॉप्टर का जरूर पता लगा लेंगे। क्या खाक पता लगा लेंगे? वारदात को हुए 8 घंटे से अधिक समय गुजर चुका है। अभी तक ना तो एसपी साहब का अपहरणकर्ता पकड़ में आया है और ना ही उस हेलीकॉप्टर का कुछ पता चला है। तलाश जारी है सर। समझ में नहीं आता हेलीकॉप्टर कहाँ गायब हो गया, उसे आसमान निकल गया है या जमीन खा गई है। अभी इंस्पेक्टर मनोज की बात खत्म ही हुई थी कि फोन की घंटी बज उठी। ओह! इंस्पेक्टर मनोज रिसीवर कान से सटाते हुए बोला, हेलो, इंस्पेक्टर मनोज स्पीकिंग। इंस्पेक्टर मनोज, क्या तुम अपहृत सोने के साथ उसके लुटेरों को पकड़ना चाहते हो? कौन हो तुम? तुम आम खाने से मतलब रखो इंस्पेक्टर मनोज, पेड़ गिनकर क्या करोगे? तुम हेलीकॉप्टर और लुटेरों के बारे में क्या जानते हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि लुटेरे हेलीकॉप्टर को हेवन आइलैंड की ओर ले गए हैं। अब हेलीकॉप्टर तथा लुटेरों का कैसे पता लगाना है, यह सोचना तुम्हारा काम है। इतना कहकर दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। इंस्पेक्टर मनोज रिसीवर क्रेडिल पर रखते हुए सहसा ही बुदबुदा उठा, हेवन आइलैंड?
पूर्वी सीमा पर स्थित छोटा सा टापू हेवन आइलैंड राय बहादुर शमशेर सिंह की निजी जागीर है। 3 दिशाओं में सुंदर हेवन लेक से घिरे हेवन आइलैंड की पश्चिमी दिशा में फैले जंगल उसे भारत की सीमा से जोड़ते हैं। हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं, जिससे राय बहादुर शमशेर सिंह को करोड़ों की आमदनी होती है। इस टापू के बीच कांटेदार तारों से घिरा प्रतिबंधित विशाल इलाका है, जिसमें शमशेर सिंह का महल स्थित है। इसी महल के एक आलीशान कक्ष में शमशेर सिंह प्रोफेसर नाडिया से मुखातिब था। प्रोफेसर नाडिया, तुम्हारे प्रयोग की सफलता पर हमारा भविष्य टिका है और समय बहुत कम रह गया है। हम ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकते। मेरा प्रयोग कामयाबी के आखिरी दौर से गुजर रहा है सर। 3 रोबोफिश तैयार हैं। अगर मेरा प्रयोग कामयाब रहा तो हम और भी रोबोफिश तैयार कर सकेंगे। क्या तुम्हें रोबोफिशेस की कामयाबी पर संदेह है प्रोफेसर? नो सर, पर फिर भी मैं अभी दावे से कुछ नहीं कह सकता। दरअसल रोबोफिश भोजन के रूप में कोई भी शाकाहारी वस्तु ग्रहण नहीं कर रही है। जैसे ही वह कुछ खाने लगेगी, मेरी चिंता हल हो जाएगी। तुमने तो मुझे उलझन में डाल दिया है प्रोफेसर। तुम जानते हो, हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और हेवन लेक उनके आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए हमें सुरक्षा प्रबंधनों पर बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं होती हैं और मुआवजे के तौर पर हमें काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए हमने तुम्हारी स्कीम मंजूर कर ली और रोबोफिश के निर्माण पर पानी की तरह रुपया बहाया। हमें विश्वास था कि तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी और इस तरह हम सुरक्षा और मुआवजे पर खर्च हो रही रकम के नुकसान से बच जाएंगे। आप निराश मत होइए सर, मेरा प्रयोग जरूर कामयाब होगा। मुझे सिर्फ 12 घंटे का समय और चाहिए। ठीक है, हम 12 घंटे और इंतज़ार कर लेंगे। थैंक यू सर। उधर हेवन आइलैंड के पश्चिम में फैले जंगल में एक स्थान पर हेलीकॉप्टर उतारने के बाद सफदर अपने साथी भैरव सिंह से बोला, इससे पहले कि हम और किसी की नज़र में पड़े, हमें पेटियां किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा देनी चाहिए। ठीक है, पर पेटियां छुपाने से पहले बॉस को अपनी स्थिति की सूचना दे दो। वैसे तो हम दिशा की जानकारी पहले ही बॉस को दे चुके हैं, पर यह शमशेर सिंह का इलाका है, कहीं हम किसी मुश्किल में न फंस जाएं। तत्पश्चात सफदर ने जबर पटेल को ट्रांसमीटर पर अपनी स्थिति की सूचना दे दी और अपने इरादे से अवगत कराता हुआ बोला, हमारे लिए इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया है बॉस। पुलिस हमारी तलाश में धरती आकाश एक किए हुए है। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा जंगल में माल छुपाना ठीक नहीं होगा। तुम हेलीकॉप्टर वहीं छोड़ दो और सोने की पेटियां लेकर शमशेर सिंह के प्रतिबंधित इलाके में पहुंच जाओ। माल वहीं कहीं छुपा देना, वहां कोई बाहरी आदमी कदम नहीं रख सकता, इसलिए हमारा माल वहां अधिक सुरक्षित रहेगा। ठीक है बॉस, आगे हमारे लिए क्या आदेश है? माल छुपाने के बाद तुम लोग वापस लौट आना। सही मौका मिलने पर हम माल वहां से ले आएंगे। ओके बॉस। इतना कहकर सफदर ने संबंध विच्छेद कर दिया। तत्पश्चात वे हेलीकॉप्टर से सोने से भरी पेटियां उतारकर पीठ पर लाद हेवन आइलैंड के प्रतिबंधित इलाके की ओर बढ़ने लगे। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद वे हेवन आइलैंड के प्रतिबंधित इलाके के चारों ओर लगी तारों की बाड़ में बने गेट नंबर 4 के निकट पहुंच गए। अब क्या करें? यहाँ तो ताला लगा है। तुम क्या समझे थे हमारे स्वागत में यह गेट खुला मिलेगा? लेकिन अब अंदर कैसे जाएंगे? ताला तोड़ दो। तब भैरव सिंह ने पेटी जमीन पर उतार गेट का ताला बड़ी सफाई से तोड़ दिया। तत्पश्चात गेट खोलकर दोनों पेटियां लेकर प्रतिबंधित इलाके में दाखिल हो गए। थोड़ी ही देर बाद वे एक तालाब के निकट से गुजर रहे थे। अचानक सफदर ठिठक कर रुक गया। सफदर को रुकते देख भैरव सिंह सशंकित स्वर में बोला, क्या बात है सफदर, तुम रुक क्यों गए? भैरव, हमें माल छुपाने के लिए इस तालाब से बढ़िया जगह और कहाँ मिलेगी? कहते तो तुम ठीक हो। तब दोनों ने सहमत हो सोने से भरी पेटियां तालाब में डाल दी। पेटियां तालाब में डालने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली। हमारा काम पूरा हो गया। हाँ, किसी को भी कानो कान खबर नहीं हो सकती कि माल कहाँ है। अब यहाँ से निकल लेते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है भैरव, जरा नहा धो ले, फिर चलते हैं। थकान और पसीने के मारे बदन से बू आ रही है। ख्याल बुरा नहीं है। तत्पश्चात दोनों कपड़े उतार किनारे पर रख तालाब में कूद गए। तालाब के स्वच्छ शीतल जल का स्पर्श पाते ही उन दोनों के बदन में स्फूर्ति दौड़ आई। आह, मजा आ गया, सारी थकान दूर हो गई। तो फिर हो जाए मुकाबला। कैसा मुकाबला? तैराकी का। उस किनारे को छूकर वापस आना है। जो हारेगा वह अपने हिस्से का चौथाई हिस्सा जीतने वाले को देगा। ठीक है, हो जाए। तत्पश्चात सफदर और भैरव कुशल तैराकों की तरह तालाब के दूसरे छोर की तरफ तैरने लगे। लेकिन अभी वे कुछ ही फासला तय कर पाए थे कि तभी तालाब के पानी में सैलाब सा उमड़ पड़ा और कुछ ही दूरी पर एक शार्क मछली का भयानक चेहरा
पानी की सतह के ऊपर उभर आया। ओह हे भगवान! खतरे को भांप सफदर चीख उठा। भैरो, बचो! चीखने के तुरंत बाद सफदर दिशा बदलकर किनारे की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि नुकीले दांतों का शिकंजा उसके पैर पर कस गया। तत्काल ही सफदर को महसूस हो गया कि उसका एक पैर शरीर से अलग हो चुका है। वह सहायता के लिए चीखा, बचाओ, बचाओ! ओह! तभी शार्क ने सफदर को अपने जबड़े में समेट लिया। आह! तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।